नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आप सभी को मालूम है आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हमारे सभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मैं समझता हूं कुछ लोगों को समस्याएं नहीं रहती होंगी, लेकिन बेसिक स्तर पर छोटे बच्चे या कुछ वो भी लोग जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, इनके बारे में दिक्कतें रहती हैं। आज हम इन सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने लेके आए हैं। थोड़ा धैर्य रख के देखिएगा, क्योंकि देश की बात है, राष्ट्र पर्व की बात है। आप सबको मालूम होना चाहिए हमारे देश के अंदर 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, इनको हम इस देश का राष्ट्र पर्व भी कहते हैं, नेशनल फेस्टिवल है। तो आज हम इन सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं 77वें गणतंत्र दिवस की। अब ये 77th रिपब्लिक डे, अब ये रिपब्लिक वर्ड क्या होता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बेहतर विषय है और देश का राष्ट्र पर्व होने के नाते इस पर हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। किस तरीके से हम गणतंत्र हुए, कब हम लोकतंत्र थे। अब आप देखिएगा, थोड़ी सी बातें समझिएगा। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद भले ही हो गए हों, लेकिन मेरे देश के अंदर 15 अगस्त को मेरा कानून नहीं था मेरे पास। हमारा कानून मेरे देश पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी कारणवश हम 26 जनवरी को क्या पूरे आजाद हुए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हुए, ठीक, सोवरेन हुए। सोवरेन का मतलब है जिस देश के अंदर किसी भी अदर देश का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, जिसका अपना कानून हो, जनता की सरकार हो, जिसको आप जनतंत्र भी कहते हो, लोकतंत्र भी कहते हो। उस विषयों को अब हम धीरे स्टेप बाय स्टेप यहां सीखते हैं। आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण यात्रा पर। यात्रा कुछ आपके सामने ऐसी है कि 1930 पूर्ण स्वराज दिवस, 1940 संविधान सभा का गठन हुआ, 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। अब ये सारी चर्चा संविधान पर आके टिक क्यों रही है? हमें मालूम होना चाहिए सारी बातें संविधान की ही तो है। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे देश के अंदर सभी को बराबर सम्मान दिया गया है, सभी को बराबर अधिकार देने की बात की गई है। उसी को संविधान कहते हैं। देश की आत्मा है वो संविधान, ठीक। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है हमारे देश की आत्मा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन है। इस संविधान के लागू होने वाला दिन, जिस दिन संविधान को हमारे देश में लागू किया गया, उस दिन को ही हमारे देश में रिपब्लिक डे के तौर पर जाना जाता है। लास्ट तक क्लास देखना, अवलोकन करना, एनालिसिस करना, कुछ सीखने को मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे अन्य वीडियो का सुझाव भी देना। बट कंडीशन एक है, पूरी क्लास देखना। मैं जानता हूं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को ये सारी बेसिक जानकारी लगेंगी, उनको ज्ञान होगा, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहूंगा, कुछ चीजें नई सीख के ही जाओगे, ठीक है, बट लास्ट तक टिके रहना। अब देखिएगा यहां पर 1930, अब ये 1930 की गाथा क्यों बता रहा हूं, 1940 की क्यों बता रहा हूं, 1950 की क्यों बता रहा हूं? 1930 ये वह तारीख है जिस समय 26 जनवरी 1930, याद रखना है, 26 जनवरी 1930 को यह तय हुआ था कि हम अपने देश को क्या कर लेंगे? स्वतंत्र कर लेंगे, ठीक, स्वतंत्र कर लेंगे, याद रखना, इंडिपेंडेंट कर लेंगे। यह बात है, आप जानते हो, 31 दिसंबर 1929 की। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में मित्रता थी। यह तो बाद में थोड़ी अनबन हुई और वो अनबन इस दूर तक गई कि फिर आपस में एक साथ वो नहीं हो पाए। ये एक अलग विषय है, इस विषय पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल बस इतनी बात याद रखना है। 31 दिसंबर सन 1929 को लाहौर अधिवेशन में यह तय हुआ कि 26 जनवरी तक हम इस देश को अंग्रेजों से पूर्ण स्वाधीन कर लेंगे, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर लेंगे। इसी को बोला गया पूर्ण स्वराज्य दिवस, ठीक है। स्वराज की मांग उठी। स्वराज की मांग तो पहले से ही कांग्रेस के मंच से उठ गई थी, लेकिन इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात की है। पूर्ण स्वतंत्रता की बात में क्या तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 तक हम इस देश को आजाद करा लेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब जब नहीं हो पाया, कितने सारे लोगों ने इस बीच में शहादत दे दी। इसी कारणवश 26 जनवरी के दिन का इतना बड़ा रोल हुआ, इतना बड़ा रोल रहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी हमने 2 महीने का वेट किया। लागू कब किया इसको? 26 जनवरी 1950 को। ये यहां से महत्व स्टार्ट होता है, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और कांग्रेस के मंच से हर वर्ष 1930 से लेकर 1947-1950 तक
26 जनवरी को किस नाम से मनाया जाता था? पूर्ण स्वराज्य दिवस के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से इस पूर्ण स्वराज्य को किस नाम से जानने लगे? पूर्ण गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के तौर पर जानने लगे। पहली कंडीशन तो बैकग्राउंड में ये याद रखना है। फिर सवाल है कि सर संविधान सभा का गठन कब हुआ? हम लोगों को मालूम है 1946 को, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हो गई। हम सब लोगों को यह पता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर, जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को उसमें अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, संविधान सभा का। यही संविधान सभा आगे काम करती रही, देश को आजादी मिली। आजादी मिली कैसे मिली? आज ये सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पर्व की बात है, अंत तक वीडियो देखना, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सेम उसी दिन से हम भारत में रिपब्लिक डे बोलने लगे। ठीक, ये तो एक छोटी सी पटकथा थी, लेकिन अभी पूरा का पूरा डेटा बाकी है, अंत तक चलेगा। आज आपको काफी रोचक जानकारियां मिलेंगी। संविधान क्या है? भारत की आत्मा है। आत्मा क्यों कह रहा हूं? जब संविधान नहीं था तो देश गुलाम था। अब वो गुलाम कैसे था, क्या विषय था, आज हम इन सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, सवाल है, एक राष्ट्र का गर्व है संविधान। संविधान किसी राष्ट्र का गौरव होता है। आप सबको मालूम है जिन देशों के संविधान कमजोर होते हैं वो देश अपने लोगों को बराबर अधिकार नहीं दे पाते। अब मेरा देश एक ऐसा प्यारा देश है, इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा परिवार, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतने संप्रदाय, इतनी भाषाएं, इतनी विविधताओं के बाद भी मेरा देश इकट्ठा होकर चलता है। घर बड़ा है, झगड़े तो छोटे मोटे होते ही रहेंगे। अगर झगड़े नहीं होंगे तो प्रेम कैसे होगा? ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयां, दंगे, फसाद, ये चलना है। इतना बड़ा परिवार, 150 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, उसके बावजूद हम बिंदास तरीके से चल रहे हैं। आज दुनिया को चारों तरफ से आप देखिएगा, सभी जगह संकट है। कहीं आर्थिक संकट है, कहीं राजनीतिक संकट है, कहीं आप देखिएगा और इस तरीके से दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए जा रही है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि उन देशों के संविधानों ने उनके नागरिकों की रक्षा नहीं करी। जैसे आपके पास में बांग्लादेश है, आपके पास में म्यांमार है, या नेपाल है, या अफगानिस्तान है, या मालदीव है, श्रीलंका है, सभी तो अस्थिर हैं। उसके बावजूद भी मेरा भारत, कितना प्यारा देश, संविधान की बदौलत वो इकट्ठा है, साथ चल रहा है। ये ताकत है मेरे देश के संविधान की। गर्व करो इस संविधान की। संविधान लागू होने वाले दिन को ही तो हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। अब सवाल है कि ठीक है, ये तो बात हो गई, आगे बढ़िएगा, कुछ बातों पर और चर्चा करो। सर, ये लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिस देश में जनता ही तय करती है कि उसका हेड कौन होगा। अब सवाल है सर, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब, यहां स्टेट का मतलब यहां राज्य मत बोलना। संविधान की भाषा में स्टेट का मतलब देश होता है, राष्ट्र होता है। ठीक, तो हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है। अब वो चुनाव प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको कहता हूं चुनाव हुआ। जिस देश में हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है वो देश रिपब्लिक होता है। मेरा देश इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक रिपब्लिक कंट्री है। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। जिन देशों के हेड इलेक्ट नहीं होते हैं वो रिपब्लिक नहीं होते हैं। आपको सर जैसे एग्जांपल बताओ, मैं इंग्लैंड की बात करूं, इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का जो राजा है वो वंशानुगत है, उसका चुनाव नहीं होता है। जैसे जापान की बात करूं, जापान भी रिपब्लिक नहीं है क्योंकि जापान में भी सम्राट का चुनाव नहीं होता है, वहां सम्राट वंशानुगत है। ये सब बातें मैं आपके सामने चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये अभी विकल्प है दुनिया के सामने कि जो कंट्री में हेड होता है अगर उसका चुनाव है तो उसी को रिपब्लिक कहेंगे। सही माने में वही ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर मानी जाती है। इतनी सारी बातें आपके मन में आई होंगी, समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, थोड़ी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। यात्रा ऐसी है कि आपको सारी जानकारी आज प्राप्त होंगी। ये मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। एक वर्ड है 15 अगस्त। आप सब लोगों को मालूम है ये 15 अगस्त एक तारीख है, 15 अगस्त। दूसरी तारीख है सर 26 नवंबर। सर ये 26 नवंबर का क्या महत्व है? और थर्ड है सर 26 जनवरी। ये यहां पर थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। देखिए मैं आपके सामने चर्चा करूं,
15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त का मतलब है कि हम 15 अगस्त 1947 तक 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों की कॉलोनी थे। अंग्रेजों की क्या थे? कॉलोनी कह रहा हूं मैं, उपनिवेश थे अंग्रेजों के। और 15 अगस्त को हम उपनिवेश के जो चंगुल से छूटे, मतलब हमारे ऊपर से अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो हट गई, लेकिन कानून अंग्रेजों का ही चल रहा था। इसी वजह से 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र को ही मैं स्वाधीनता दिवस भी बोलता हूं। यहीं पर 26 नवंबर, देखो अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस डे, इसको क्या बोलता हूं मैं? स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। सर 26 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है? 26 नवंबर वह तारीख है जिस दिन हमने अपने भारत का संविधान भारत में लागू किया, एडॉप्ट किया। जिस दिन भारत का संविधान बनके तैयार हुआ, उस तारीख को ही भारत में कुछ आर्टिकल लागू भी कर दिए गए थे। 15-16 आर्टिकल लागू कर दिए थे। ठीक, अब सब जब 15 आर्टिकल लागू किए तो 26 नवंबर को हम भारत में संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहते हैं। 2014 से हमारी भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की है, यह मालूम होना चाहिए। सर ये 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है? सर 26 जनवरी वह तारीख है जिस दिन कानून भी हमारा अपना ही बना हुआ था और हम आजाद भी थे, और जनता के द्वारा हमारे देश की सत्ता जनता के द्वारा ही चुनी जाने लगी थी। यह आपको मालूम होना चाहिए। अब सवाल है कि सर 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, तो इस बीच में भारत का स्टेटस क्या था? आपको ध्यान देना है। 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ, ये तो विषय है ही। तो 15 अगस्त को हम आजाद हो गए थे। तो 15 अगस्त से 26 जनवरी तक अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत क्या था, तो मैं आपको कहूंगा भारत एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा लिए हुए था। कौन सा स्टेट का दर्जा? डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? सत्ता तो देश के लोग ही चला रहे हैं, बट जो कानून है विदेशियों का है। आप सबको मालूम है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने देश तो छोड़ दिया था, लेकिन हमारा कानून हमारे पास नहीं था अभी। हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के अनुसार ही अपने देश को चला रहे थे। इसी वजह से हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा लिए हुए थे। ठीक है, डोमिनियन का मतलब क्या होता है? यहां पर अधिराज्य। हम अधिराज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए थे। ठीक, 26 जनवरी को वो अधिराज्य मतलब आधा आजाद जो राज्य था वो वर्ड समाप्त हुआ। अधिराज्य मींस डोमिनियन वर्ड को रिप्लेस किसने कर दिया? रिपब्लिक वर्ड ने, क्योंकि अब हम पूरे आजाद हो गए थे। पूरे आजाद सर क्यों कह रहे हैं आप? 15 अगस्त को आधी आजादी मिली क्योंकि सत्ता हमारी, कानून अंग्रेजों का चल रहा था, बट 26 जनवरी को सत्ता भी हमारी, कानून भी हमारा, तो हम पूरे आजाद हुए। इस वजह से हम 15 अगस्त को भी सेलिब्रेट करते हैं और 26 जनवरी को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए थी। छोटा विषय है लेकिन बड़ा गंभीर विषय है। कारण क्या है? आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों की स्पीच देखता हूं, बड़े बड़े जो नेतागण हैं हमारे देश के, वो भी गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, लोकतांत्रिक दिवस, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होना बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है जब बड़े बड़े मंच पर रिपब्लिक डे को लोग स्वतंत्र दिवस के तौर पर बोलते हैं, तो ऐसा लगता है राष्ट्रीय पर्व का अपमान हो रहा है। इसी वजह से हम लोगों को ऐसे जो नेता हैं उनको भी ट्रेनिंग लेनी होनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए इन शब्दों में अंतर होता है। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक सही जानकारी पहुंच पाए। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपना सही मैसेज देश के प्रति दे पाया उनको। मुझे विश्वास है ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए चलते हैं, लास्ट तक टिके रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इधर उधर की रील भी तो देखते हो, इस देश के बारे में, राष्ट्रीय गौरव के बारे में देख लो, क्या दिक्कत आएगी। आइए चलते हैं आगे। और जहां तक हो इस राष्ट्र की बात को शेयर भी करेंगे आप उन सभी योद्धाओं को जिसको देश के प्रति अपना, देखिए याद रखना है, सम्मान दिखाना है देश, क्योंकि उन्हीं के लिए तो काम कर रहा है। कितना बेहतर व्यवस्था, खान पीन, रहन सहन, कितना बढ़िया व्यवस्था उनको प्रोवाइड करता है। तो देश के बारे में ये जानकारी अति आवश्यक है, होना जरूरी होना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ वर्ड रखता हूं। फर्स्ट वर्ड है कॉलोनी, सेकंड है प्रोटेक्टोरेट, थर्ड है डोमिनियन एंड फोर्थ है सोवरेन स्टेट। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड बोले हैं। वर्ड क्या है? कॉलोनी। कॉलोनी को क्या बोलते हैं? उपनिवेश। सर पहला वर्ड आया उपनिवेश, कॉलोनी बोलते हैं इसको। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। उपनिवेश,
या कॉलोनी। सर सेकंड वर्ड है प्रोटेक्टोरेट। यहां पर प्रोटेक्टोरेट का मतलब है संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य क्या होता है यह भी हम समझेंगे। संरक्षित राज्य, थोड़ा ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डोमिनियन, तो डोमिनियन है ही अधिराज्य। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? अधिराज्य। ये क्यों बता रहा हूं, क्लास के बाद आप ये बातें समझ जाएंगे उसका विषय क्या है। एंड सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न। संप्रभु या इसको क्या कहते हैं? प्रभुत्व संपन्न, पूर्ण आजाद राज्य। यहां राज्य का मतलब कोई स्टेट मत समझना। यहां राज्य का मतलब स्टेट नहीं समझना। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा है राज्य का मतलब यहां कंट्री होता है। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब यहां पर कंट्री को ही माना जाता है। कौन कंट्री? किसे कंट्री कहा जाता है? जिसका एक ज्योग्राफिकल एरिया हो, एक भौगोलिक क्षेत्र हो, उसमें रहने वाले लोग हो और वहां पर एक सरकार हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, और अगर वो पूर्ण आजाद है, सोवरेन है, तो उसे हम कंट्री का दर्जा देते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। 4 फैक्टर्स होते हैं। अगर स्टेट या कंट्री की बात की जाए तो आपको ऐसे ही मानना है। मेरे देश में हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं? सर राष्ट्रपति को बोलते हैं। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे कहते हैं? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री को कहते हैं। याद रखना है देश में सरकार का प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और देश का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट है। तो हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है। यह आपको ध्यान देना है। स्टेट मींस कंट्री है यहां पर। सर उपनिवेश किसे कहते हैं? यहां उपनिवेश की बात आपने की है तो आइए मैं थोड़ी सी इस पे भी चर्चा करते चलूं। उपनिवेश का मतलब क्या है यहां पर? उपनिवेश का मतलब है, आप सबको मालूम है 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक, ध्यान देना, अप टू 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश क्या था? कॉलोनी था। कॉलोनी किसकी था? हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की हम कॉलोनी थे, ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक। अगर मेरा देश कोई भी कार्य करेगा तो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगा। मतलब एक देश के अधीन होना किसी देश को पूर्ण तरीके से उसी देश का कानून लागू करना, उसी देश की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी व्यवस्था को पालन करना। क्योंकि आप जानते हो हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अगर तीनों ही किसी अन्य देश से आती हो तो उस देश का क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश की कॉलोनी था, उपनिवेश था। यह बात आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी। वेल डन। सर ये प्रोटेक्टोरेट किसे कहते हैं? संरक्षित राज्य किसे कहते हैं? संरक्षित का मतलब कुछ ऐसा है जैसे अगर मैं कहूं भारत भूटान के लिए प्रोटेक्टोरेट स्टेट के तौर पर काम करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर भूटान की कोई समस्या आती है तो डिफेंस की समस्याओं को हम ध्यान देंगे। भूटान सरकार ने भारत से क्या कही है कि अगर मेरे पर कोई विदेशी हमला होता है तो भारत मेरी रक्षा कर लेना। इस आधार पर सत्ता तो वही की है, लेकिन उसके कुछ मैटर्स पर, जैसे विदेशी मामले होते हैं, ठीक है, विदेशी मामलों को भी हम ही हैंडल करें और उसकी सैन्य मामलों को भी हम ही हैंडल करें, तो हमारे लिए वो क्या है? एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। कहने का मतलब गुलाम नहीं, केवल कुछ मामलों में हमारा हस्तक्षेप होना। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है डोमेनियन। यहां डोमेनियन का मतलब क्या होता है? बस इतना सा याद रखना है। डोमेनियन में ऐसे समझ के चलो, मैंने अभी कहा है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटिश का डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन किसे कहते हैं? डोमिनियन का मतलब है हमारा प्रमुख, जो देश का प्रमुख था उस समय, वो ब्रिटेन का राजा जॉर्ज 5 ही था, जॉर्ज 5 ही था। याद रखेंगे। बट सत्ता हमारी थी, प्रधानमंत्री हमारे थे, सारा सिस्टम हमारा था। केवल और केवल नाम मात्र से वो केवल हेड ऑफ द स्टेट की भूमिका में बैठा था हमारे यहां। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त किए हुए था। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है 15 अगस्त को भारत में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डे। 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। इस बीच में भारत का क्या टैग था? तो आप सभी योद्धाओं को याद रखना होगा, सर हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त किए हुए थे। मुझे लगता है यह विषय आपको समझ में आया होगा।
सर यह संप्रभु का मतलब क्या है? संप्रभु का मतलब है सोवरेन स्टेट का मतलब यह होता है, अब देखिए, ना ही तो हम किसी को अपना अध्यक्ष मानेंगे, ना ही किसी विदेशी देश को हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा देंगे। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले खुद ही सुलझा लेंगे। भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम कंप्लीट सोवरेन स्टेट बन चुके हैं। ना ही तो हमारी डिफेंस के मामलों में, ना ही हमारे विदेशी मामलों में कोई अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि भारत अब पूर्ण स्वतंत्र हो चुका है। इसी वजह से 26 जनवरी को भारत किस नाम से जाना गया? रिपब्लिक डे के तौर पर जाना गया, क्योंकि हम पूर्ण स्वतंत्र हो गए थे। तो इन चारों वर्ड का मतलब मुझे लगता है मेरे हर योद्धा को समझ में आया होगा। मैं सामने से हट जाता हूं, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लेना। आसान चीजें हैं, लेकिन हां सबको मालूम होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वेल डन। आगे बढ़ते हैं। आगे विषय है, ये जितनी सारी चर्चा की है वो चर्चा क्यों की है? आइए थोड़ा सा हम ब्यौरा देख लेते हैं। उस संविधान की बात कर रहे हैं जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इतना आपको मैं कह रहा हूं, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। अब आपके मन में एक सवाल, जिज्ञासा होगी। वो जिज्ञासा क्या है? सर हमें एक बात बताओ, 1947 से आज 2026 की यात्रा, जर्नी फ्रॉम 1947 टू 2026, 1947 से 2026 तक की जो यात्रा है, जिस देश में हम और आप रहते हैं, हमारा प्यारा देश भारत, उसको किन कायदे कानूनों के अनुसार चलाया गया, एक बार उस पर भी फोकस कर लेते हैं। ध्यान देना, भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, आपको मालूम होना चाहिए 1935 का कानून अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था वो इतना महत्वपूर्ण था कि आज वर्तमान के संविधान में भी 75% डेटा, 75% डेटा वहीं से लिया गया था। इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब ये एक संविधान का एक बुक है, रूल बुक है। उस रूल बुक का मतलब क्या है कि भारत के लोग उस रूल बुक में लिखे हुए कानूनों का पालन करेंगे। हमारे देश में कोई राजा ना होके, हमारे देश का राजा एक किताब है, उस किताब के अनुसार ही उसके नियमों का पालन हमें करना है। जो उसमें रूल्स लिखे हैं, अगर हम उन्हें तोड़ते हैं तो हम अपराधियों की श्रेणी में आएंगे। तो उस रूल बुक को हमें रेस्पेक्ट देना होगा। उस रूल बुक का नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। इस बुक में टोटल भाग कितने थे? 14 पार्ट्स थे, और उसमें टोटल आर्टिकल कितने थे? 321 थे, और उसमें शेड्यूल कितनी थी सर? 10 थी, और उस समय अपेंडिक्स परिशिष्ट कितनी थी? उसमें 10 थी। सर ये तो बात हमें समझ में आ गई। 1935 का कानून जो बना हुआ था, 1935 का जो कानून बना हुआ था, वही कानून हमारे देश में 1950 तक जारी रहा, क्योंकि हमने संविधान तो बनाना स्टार्ट कर दिया था बीच में, लेकिन उसे पूर्ण तरीके से लागू किया 26 जनवरी 1950 को। यह मालूम होना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में कौन सा कानून चल रहा था? तो यह था वो कानून। इस कानून के अनुसार हम काम कर रहे थे। यह थी वो संविधान की बुक जिसके अनुसार हम देश में काम कर रहे थे। अब याद रखना, इस किताब से 75% डेटा हम 26 नवंबर 1949 को लेके आ गए थे। 26 नवंबर, ये बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। लागू नहीं, अभी लागू नहीं हुआ था। लागू होने की तो स्टोरी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है ना। अभी संविधान बनके तैयार हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहते हैं 26 नवंबर को। सर इस किताब में कुल कितने पार्ट्स थे? तो आप कहोगे सर 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे। टोटल आर्टिकल कितने थे? सर 395 अनुच्छेद थे। और इसमें कुल शेड्यूल कितनी थी? 8 शेड्यूल थी, अनुसूचियां थी। इस बुक में कितना परसेंट कॉपी हुआ डेटा? सर 75% डेटा कॉपी हुआ। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, सर वो 25% डेटा कहां से लेके आए थे? तो हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने इतना दिमाग लगाया, जो हमसे पहले देश आजाद हो गए थे, जिनमें बहुत बेहतरी से, बिंदास तरीके से सब काम चल रहा था, उनके लोगों को अधिकार भी मिल रहे थे और वो लोग अपने देश के प्रति कर्तव्य भी निभा रहे थे। सब कुछ सही होते हुए हमने विश्व के 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालिसिस किया। कितने देशों के? 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा, और उन 60 देशों में से महत्वपूर्ण 10 देशों से हमने डेटा कॉपी कर लिया। तो 25% डेटा हमने उन 60 देशों के संविधान को एनालिसिस करके लिया, और 75% डेटा यहां से किया, और हमारे देश के लोगों ने संविधान बना के ये तैयार किया।
जो यहां बना था संविधान, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो जब देश में वो इनेक्ट हुआ, अप्लाई हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, उस डेट को हम भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और ध्यान ये भी रखना है, आपको ध्यान यह भी रखना है, 25 जनवरी को हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का भी जन्म हो गया था। इसी वजह से 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब देखिए, इतना बड़ा देश था, अंग्रेजों ने तो हमें बहुत कमजोर करके छोड़ा था। सब लोगों का वोटर आईडी बनाना कितना बड़ा काम होगा उस समय पर, किस तरीके से हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने काम किया होगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। और उस समय संसाधन भी नहीं थे, ठीक। इस वजह से हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के तौर पर भी मनाते हैं। अब सवाल है, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ सर, समय के अनुसार नियम तो बदलने होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बदलने होते हैं। अगर समय बदला है तो किसी देश के कायदे कानून भी तो बदलने होंगे। मैंने कहा बिल्कुल लाजमी बदलने होंगे। जो बदलाव नहीं होता है जहां पर, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने देश में जो ये किताब थी मेरे देश की, ये जो मेरे देश की आत्मा थी, इस आत्मा में आज तक 106 बार चेंज कर दिया गया है। ये 106 टाइम कब तक की बात कर रहा हूं मैं? 26 जनवरी 2026 तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। 26 जनवरी 2026 तक, मैंने कहा हाँ, 77 वर्ष में, 77 ईयर में, तभी तो 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ था, ये फर्स्ट गणतंत्र दिवस था। और तब से लेकर 2026 तक आज हमने इस किताब में कितनी बार चेंज कर लिए? 106 संविधान संशोधन हो गए हैं। संविधान में 26 जनवरी 1950 के बाद कोई चीज ऐड हुई हो या उससे हटी हो, सब्ट्रैक्ट हुई हो, हटाया गया हो, उसे संशोधन कहते हैं। तो आज तक हम इस किताब में कितनी बार चेंज कर चुके हैं? 106 बार संविधान संशोधन कर चुके हैं। अच्छा, जब 106 बार चेंज हुआ है तो इस किताब का आकार बदल गया होगा, कुछ नए चैप्टर्स ऐड हो गए होंगे, कुछ को रिमूव कर दिया गया होगा। मैंने कहा हाँ, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। देखिए, याद रखना है, संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ? अगर 1 से लेकर 22 तक चैप्टर हैं तो उन 22 के बाद 23-24 ऐसे नहीं बनाएंगे, उनके अंदर ही ABCD के नाम से जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर ABCD भी जोड़ दिया गया तो टोटल पार्ट्स कितने दिखेंगे? काउंट करूंगा तो मुझे 25 दिखेंगे। और जो आर्टिकल 395 थे, आज कितने दिखेंगे? 470 प्लस दिखेंगे। और अनुसूचियां 12, क्योंकि पहले 8 थी, आज 12 हैं। कितनी बार चेंज हुआ है? 106 बार चेंज हुआ है। और जो प्रस्ताव हैं, बिल हैं, 135 प्रस्ताव हैं अभी। और अपेंडिक्स परिशिष्ट कितनी है? सर परिशिष्ट 4 है। ये है वो खाका, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं आपके सामने से हट गया हूं, आप थोड़ा समझना, क्योंकि देश की बात है, हम सब लोगों को ये मालूम होनी चाहिए, ये विषय ही ऐसा है। आगे बढ़िएगा। ये सब कुछ हो गया है। अब आपके मन में एक सवाल आता है, सर इतनी सारी बातें पढ़ी हैं, थोड़ा और चर्चा करिए, बढ़ाइए आगे, रोचक बनाइए इस कहानी को। आइए देखते हैं। सर, इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस। मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। हम ब्रिटेन के शासन से मुक्त हो गए थे। और सर, रिपब्लिक का मतलब क्या है? पावर इन हैंड्स ऑफ पीपल। भारत के लोगों के हाथ में शक्ति आ गई हो, इसको हम रिपब्लिक कहते हैं। दोनों मतलब समझ में आई? बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है मेरा हर योद्धा इन शब्दों का मतलब समझेगा। रिपब्लिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र का अर्थ क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जिस देश में सबसे बड़ी पोस्ट का चुनाव होता है, मेरे देश में सबसे बड़ी पोस्ट कौन है? राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होता है। इस वजह से मेरा देश रिपब्लिक है। क्लियर है? वेल डन। सर, पावर लाइज विद पीपल्स। शक्ति जनता के पास होती है। अब देखिएगा, मेरा देश क्या वास्तविक तौर पर रिपब्लिक हुआ है? तो मैं आपको यहां पर बताते चलूं, आप ये खुद अवलोकन करिएगा। आज हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल प्रशासनिक इकाइयां 36 हैं, 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। अब अमूमन मैं देखता हूं, समझता हूं, आज तक जितना भी मेरा जीवन काल रहा है, इसमें जो मैंने एनालिसिस किया है, आज जो तथाकथित राजा थे, उनका तो राज्य छिन गया, ठीक है, या उन्होंने दे दिया इस देश को, अपनी जमीन दे दी, विरासतें दे दी, रियासतें दे दी। लेकिन उसके बाद जो राजतंत्र एक अलग रूप से आया, आपको सर क्यों
देखिए सत्ता वहां से हटी थी, लेकिन कुछ लोगों की खानदानी विरासत बन गई। वो खानदानी विरासत कैसे बनी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो। हर राज्य के अंदर ऐसे फर्जी परिवार इस देश के संसाधन को लूटने पे लग गए हैं। हर राज्य में 2 से 3 परिवार, पारिवारिक पृष्ठभूमि देखे हुआ उनका बाप, उनके बाप का बाप नेता थे और वो भी नेता बनते आ रहे हैं। भारत की जनता आज भी पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं हुई है, आज भी मानसिकता से कमजोर है। वो कमजोर क्यों है? आज भी वो बड़े लोगों को समझते यही सत्ताधारी हैं। इसी वजह से इस देश के अंदर कुछ लुटेरे परिवार, लुटेरे खानदान हो गए हैं, जिन्होंने इस देश के संसाधनों को लूटना स्टार्ट कर दिया है। इससे तो भले ही वही राजा थे उनके पास कुछ वैल्यूज तो थी, एथिक्स तो थी, इनकी तो मोरल वैल्यूज ही नहीं है। तो खानदानी चोर हो गए हमारे देश में। 22 राज्यों में खानदानी चोर बैठे हैं। इन चोरों को देख के लगता है मेरा देश अभी पूर्ण आजाद नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है। ये जब तक मेरी जनता जागरूक नहीं होगी, जनता के हाथ में शक्ति है, ये बात यहां लिखी है, शक्ति जनता के पास होती है। और जब तक इस शक्ति का प्रयोग जनता सही तरीके से नहीं करेगी, इन चोर उचक्कों को ही हम राज्य देते रहेंगे। आप देखिएगा मोटी बुद्धि लोग शासन कर रहे हैं, 10वीं फेल लोग मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, राज्यों के अंदर डिप्टी सीएम बन जाते हैं। आप देखिएगा अनग्रेजुएट, कोई शिक्षा नहीं है उनके पास। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग मेरे देश की सत्ता में आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आगे क्या कहूं? ठीक है, समस्याएं तो आप जानते हैं। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, बिल्कुल सरकार संविधान के अनुसार चलती है, जैसे मेरे देश में संविधान के अनुसार चलती है। लेकिन हमारे देश में अभी भी समस्या है, जो ताकतवर लोग हैं संविधान का अपने तरीके से बेनिफिट उठाते हैं, बड़े बड़े वकील मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। गरीब जनता, हम और आप जैसी जनता को कानून के कचुम्बर में ऐसे पीस दिया जाता है कि हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हमें न्याय कब मिलेगा। बड़े बड़े न्यायाधीश करप्शन करें तो उनका ट्रांसफर होता है, और हम जैसा व्यक्ति, अगर आप जैसा और मेरा जैसा व्यक्ति अगर कहीं पर हेलमेट बिना लगा के चल दे तो चालान काट देते हैं ये हमारा। ठीक है, बदतमीजी पे उतर जाते हैं हमारे साथ। अभी समस्याएं काफी हैं, पूर्ण तरीके से अभी आजाद नहीं हुए हैं। हमें उठना होगा, जागना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और अपने कर्तव्यों का भी मूल तरीके से पालन करना होगा, तब हमारा देश पूर्ण तरीके से स्वतंत्र माना जाएगा। आइए चलते हैं, बहुत सारे विषय हैं। अब सवाल है कि सर आपने 2 शब्द उठाए थे, इससे तो भले पहले ही राजा थे, क्यों कह रहा हूं? आइए देखते हैं कुछ विषय। सर वो जो राजा वाली बात है वो कहां पर है? सर उस राजा वाले तंत्र को बोलते थे राजतंत्र, मोनार्की। ठीक है, मोनार्की सिस्टम का मतलब क्या है? सर वहां पर किंग और क्वीन ही रूलर होते थे, किंग और क्वीन ही रूलर होते थे। सर पावर वहां हेरिडिटी के अनुसार मिलती थी। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, इंग्लैंड में आज भी राजा और रानी हैं। ठीक, और सर लिमिटेड पब्लिक रोल है वहां पर पब्लिक का। अब देखो वो इंग्लैंड का रूल ये नहीं है, ये रूल तो अगर मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पर कहूं, सऊदी अरब के लिए सबसे बेस्ट बैठेगा। सऊदी अरब के लिए आप मोनार्की सिस्टम सोच सकते हो, याद कर सकते हो। और थोड़ा सा इसका बिगड़ा हुआ रूप मैं नॉर्थ कोरिया भी समझ सकता हूं, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, याद समझे, पागल शासक जो है वो, ठीक, उसके लिए भी यूज कर सकता हूं मोनार्की। सर किंग और क्वीन ही रूलर होता है, पावर इज हेरिडिटी, सत्ता वंशानुगत चलती है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लिमिटेड पब्लिक रोल, पब्लिक का बहुत कम रोल होता है। सर नो अकाउंटेबिलिटी, वहां पर कोई दायित्व नहीं होता, राजा ने बोल दिया कि फांसी तो फांसी। ठीक है, ऐसा रूल चलता है। इधर देखिएगा सर डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, बट इतनी भी आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि देश की कैपिटल में बैठ के आप कहो कि देश तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। ऐसी भी बड़ी आजादी नहीं चाहिए हमें। अगर ऐसे गद्दार इस देश की कैपिटल में बैठ के देश के अगेंस्ट बोलेंगे, लाल किले पर झंडा फहरा देंगे, उनको कत्लेआम तुरंत होना चाहिए। ठीक है, फांसी दी जानी चाहिए। इतनी आजादी किसी काम की नहीं होती है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीपल्स आर रूलर्स, जहां लोग ही सत्ता में आते हैं, जैसे हम और आप। ठीक है, हम और आप जब शासक बन जाते हैं तो हमारी प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है, हम आम जनता को भूल जाते हैं। जैसे आप जानते हैं आसपास अपने तथागतित नेताओं को देखोगे आप, उनकी आप देखिएगा भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं नेता बनते ही, वो आपसे बात करना, आपका चेहरा भूल जाते हैं। तो हमें यह भी विशेष ध्यान देना है। पावर थ्रू इलेक्शन, जहां नेता को शक्ति मिलती है चुनाव के द्वारा, जिसने चुनाव जीता वही उस समय सत्ता में पहुंचेगा। एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन, यहां पर जनता का बहुत बड़ा एक्टिव रोल होता है। अगर जनता पीछे खड़ी है तो वही राजा है। आगे क्या लिखा है? गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, यहां सरकार के दायित्व होते हैं। अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो सरकार को कर्तव्यों का निर्वहन करना ही होगा। इन दोनों में अंतर है।
ये आप तय करेंगे सब चीजें, मैं तो आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये है कि सर इतनी सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, सर मोनार्की कितने टाइप की होती है? सर दो प्रकार की, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या है? किंग हैज फुल पावर। जो एब्सोल्यूट मोनार्की है ये कहां का एग्जांपल है? सऊदी अरब का एग्जांपल है और नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल है। और सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहां पर है? सर इंग्लैंड में है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंग्लैंड में है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जापान में है। ठीक है, आप समझ गए ना ये? ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पावर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, राजा के पास पूरी शक्ति। एब्सोल्यूट मोनार्की संवैधानिक राजतंत्र, संविधान द्वारा शक्ति सीमित होती है। और टाइप ऑफ डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहां 18 साल पूर्ण होने के बाद एक युवक मतदाता के तौर पर अपने मत का प्रयोग करता है और अपना नेता चुनता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और सर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जैसे मैंने विधायक को चुना और विधायक की वोट या सांसद की वोट किसके पास गई? राष्ट्रपति के पास गई। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी दो प्रकार के, इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन। आप सभी समझिएगा, आपके आसपास कहां किन किन लोगों को आप वोट डालते हो डायरेक्ट। जहां जनता डायरेक्ट वोट डालती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जहां हमारे द्वारा दिया गया वोट कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बिहाफ पर डाले तीसरे को, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। मुझे विश्वास है मेरे सभी योद्धाओं को, सभी कॉम्पिटिटर्स को ये बात समझ में आ रही होगी, और उन प्यारे बच्चों को भी जिनको थोड़ी समस्याएं रहती हैं, सर रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, सब विषय आपको मैं गंभीरता के साथ यहां लेने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हर योद्धा इस क्लास का लाभ उठाएगा। अब सवाल है, सर संविधान की विशेषताएं क्या है हमारे देश की? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे देश का, और सर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। आज सभी को मालूम है, आज हम सभी लोगों के 6 मौलिक अधिकार हैं और हम सब लोगों के 11 कर्तव्य भी हैं, इनको भूलना नहीं है इस देश के प्रति। और राज्य के नीति के निदेशक तत्व भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें वो कायदे कानून लिखे हैं जिनको समाज के अंदर राज्य या देश सने शने लागू करेगा। ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये कुछ व्यवस्था मैंने आपके सामने बताई है। ठीक है, आज मेरा देश 77वां रिपब्लिक डे मना रहा है, इसकी बार बार शुभकामनाएं आपको। और ये जानकारी आपको कैसी लगी? आओ पहले हम ऑब्जेक्टिव सवाल के वास्ते देखेंगे, अपने आप को परखेंगे कि हमने क्या सीखा है। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप इस क्लास का लाभ उठा रहे हैं। अब हम 77वें गणतंत्र दिवस पर क्या महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्या आ सकते हैं, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है, रिपब्लिक डे 2026 से संबंधित मैं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं। विश्वास ये रहेगा कि हर योद्धा मेरे इन सवालों का जवाब देने में सक्षम होगा। आइए चलते हैं सीरीज पर आगे। मुझे बताओ, विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2026? 26 जनवरी 2026 में हम कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए जवाब देने का प्रयास करो। बहुत बहुत बढ़िया प्रयास किया है, तो 77। आप कहोगे सर क्यों? 1950 फर्स्ट वाला था, 1950 फर्स्ट वाला था, और आज 2026 चल रहा है, तो 2026 माइनस 1950 करोगे तो क्या आएगा? 76 आएगा। लेकिन याद रखना 1950 तो इंक्लूड है, तो इस वजह से उस वर्ष को भी मान के 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं इस वर्ष 2026 में। अब 2026 में ही 15 अगस्त को हम 80वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, 18th इंडिपेंडेंस डे भी मनाएंगे 15 अगस्त 1947 को। ये याद रखना है आपको। वेल डन, मेरे सभी योद्धाओं ने इस सवाल का जवाब दिया है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। विच इज द मेन वेन्यू ऑफ द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी? अब ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का मतलब क्या होता है? जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व का मतलब गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। ये 26 जनवरी से 29 जनवरी तक सेलिब्रेट होता है। अब जब ये परेड समाप्त होती है तो ये समापन दिवस के तौर पर क्या कहा जाता है? बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। ये कहां मनाया जाता है, कहां पर होती है ये सेरेमनी? तो याद रखना विजय चौक पर होती है। कहां पर? सर विजय चौक पर होती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आइए चलते इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। The beating retreat ceremony is held at Vijay Chowk in New Delhi. It's held every year on January 29th to mark the end of Republic Day celebration. जो राष्ट्रीय उत्सव है उसके समापन को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी
कहते हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कहां पर सर? विजय चौक पर। सर व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एडोप्टेड? भारत ने संविधान को कब एडोप्ट किया था? तो मेरे योद्धाओं इस सवाल का जवाब दीजिएगा, कब एडोप्ट किया था? वेल डन, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। हमारे देश ने संविधान को एडोप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी वजह से 26 नवंबर को हम भारत में संविधान दिवस कहते हैं। बट लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। कंफ्यूज नहीं होना है। वेल डन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अंडर विच एक्ट वॉज इंडिया गवर्न बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितना बढ़िया बात है। हमारा संविधान लागू होने से पहले मेरे देश में किस कानून के द्वारा मेरा देश चल रहा था? तो आप सबको पता है ना, मैंने कुछ देर पहले बताया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के द्वारा मेरे देश में सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। तो वो कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1950 तक इस कानून के द्वारा ही मेरा देश चल रहा था। वेल डन। आगे बढ़िएगा। सर अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। हु अनफर्ल इन द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? अनफर्ल और होस्ट दोनों में अंतर है। अनफर्ल का मतलब होता है झंडा फहराना और होस्ट का मतलब है ध्वजारोहण करना। ध्वजारोहण बोलते हैं। दोनों अंतर याद रखो। याद रखना 26 जनवरी को फ्लैग क्या होता है? फ्लैग अनफर्ल द फ्लैग होता है। अनफर्ल का मतलब क्या होता है कि अगर ये मेरा झंडा है देश का, तो इस झंडे को यहीं पर रखा जाएगा। यहीं पर राष्ट्रपति इसको, इस जो गांठ लगी होती नोट से खोल देता है। ऐसे ही रखा है, उसे खोलना अनफर्ल करना होता है। अनफर्ल का मतलब होता है झंडा फहराना। क्योंकि याद रखो, वापस सुनो, 15 अगस्त को झंडा ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण का मतलब है ध्वज ऐसे जाता है ऊपर को। ध्यान दो दोनों में। 15 अगस्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 15 अगस्त को क्या होता है? जो झंडा होता है, झंडा यहां पर ऐसे, और हम रस्सी यहां से डोरी खींच रहे होते हैं और डोरी खींच के ऐसे चल रहा होता है झंडा यहां पर, और ऐसे चलकर यहां तक पहुंचता है। अब यहां से जो यहां पर गया, इसको बोलते हैं फ्लैग होस्ट होना। फ्लैग होस्ट, इसी को बोलते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण हमेशा 15 अगस्त को कौन करता है? लाल किले से प्रधानमंत्री। इस काम को पीएम करेगा। कहां से? रेड फोर्ट से। रेड फोर्ट लाल किले से करेगा। लाल किले से क्या होता है? ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण का मतलब अब मैं ब्रिटेन को नीचे कर रहा हूं, भारत को आगे बढ़ा रहा हूं, देश आजाद हो गया। ये 15 अगस्त। और 15 अगस्त जब झंडा ऊपर है ही, केवल उसे ध्वजारोहण कर रहा हूं, झंडा फहरा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? 26 जनवरी। 26 जनवरी में कहां पर होता है? कर्तव्य पथ पर होता है। कहां पर? कर्तव्य पथ पर होता है। इस पर कौन करता है? इसको कौन? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमेशा याद रखना है क्या करता है? झंडा फहराता है, और प्रधानमंत्री झंडा ध्वजारोहण करता है। ध्वजारोहण बोलते हैं। तो दोनों बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। वेल डन। बहुत बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो सर अनफर्ल द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे कौन करता है? सर राष्ट्रपति करता है। और हमारे देश में टोटल राष्ट्रपति कितने हैं? अभी फिलहाल 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे देश में वर्तमान में हेड ऑफ द इंडिया है। वेरी गुड। आगे बढ़िएगा। सर ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जिसको यहां से नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। When was the first Republic Day of India? When was the first Republic Day of India celebrated? आपसे पूछा गया When was the first Republic Day of India celebrated? ठीक है, पहला रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था। आगे बढ़िएगा। सर हु इज द ऑथर ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। किसान आंदोलन से प्रेरित होकर, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके द्वारा ये है। आइए देखते हैं इसके बारे में। आपको ध्यान देना है, आपको याद रखना है, वंदे मातरम 65 सेकंड में गाना होता है। कितने सेकंड में? सर 65 सेकंड में। और जबकि नेशनल एंथम राष्ट्रगान 52 सेकंड में होता है। दोनों का अंतर समझना है।
सर ये लिखा है वंदे मातरम इज कंपोज मिक्स्ड लैंग्वेज संस्कृत एंड बंगाली बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक, दिस सॉन्ग वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1872। ठीक, इसको 1872 में पब्लिश किया गया था। ये सारी बातें हमने कर ली है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट सर, हाउ मेनी टाइम्स इज द नेशनल एंथम प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे परेड के दौरान हम अपने राष्ट्रीय गान को कितनी बार गाते हैं? आपको याद रखना होगा, हम 2 बार गाते हैं, एक बार शुरुआत में, एक बार समापन पे। तो नेशनल एंथम कितनी बार? सर 2 बार। देखो कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल को आपको जानकारी मिल रही है, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। Who is the chief guest of the first Republic Day Parade of India in 1950? हमारे देश में क्या था, हम मुख्य अतिथि का प्रचलन हमने स्टार्ट किया कि जब हम रिपब्लिक हुए तो हमने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपने यहां बुलावा देना स्टार्ट किया। तो पहली बार हमने किस देश के प्राइम मिनिस्टर को या राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलावा भेजा था? तो याद रखना, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो हमारे देश के पहले चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पर। यह आपको ध्यान देना है। अब आपके मन में सवाल है, सर सवाल क्या आया? सर फर्स्ट वाला तो बता दिया, लेकिन सर 77th वाला बता दो। इस बार हमारे यहां चीफ गेस्ट कौन है? इस बार हमारे यहां चीफ गेस्ट कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये 2 लोग हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा क्या है? ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। याद रखना है, यूरोपियन यूनियन क्या है? 27 देशों का एक समूह है। आजकल ट्रंप पागल हो चुका है। उस ट्रंप के पागलपन को सही करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, वो भारत से एक मेगा डील करने के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से अच्छा मौका भी था, और मौके पे चौका लगाना तो आप जानते हैं हमारे देश की सरकारों को अब आने लगा है। उनको उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर भारत बुला लिया है। तो ये 2 लोग भारत में आ रहे हैं, 27 देशों का प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं, 20 वर्ष से रुकी हुई ट्रेड डील करने आ रहे हैं। अगर ये ट्रेड डील हो गई तो भारत एक अलग भारत बनकर उभरेगा। ठीक है मेरे योद्धाओं, याद रखना है, इतिहास बदलने के लिए वर्तमान सही करना होता है, भविष्य बदलने के लिए वर्तमान और इतिहास बेस्ट करना होता है। ये बहुत बहुत बढ़िया चीजें हैं। आइए चलते हैं आगे। Who is known as the architect of the Indian Constitution? हमारे देश में भारतीय जो संविधान है उसके आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश में कौन थे? नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में उस समय जितने भी लोग थे, 389 लोगों ने भारत के संविधान को लिखना स्टार्ट किया था। वो बात अलग है कि पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 90 लोग उधर चले गए भारत के संविधान को लिखने के लिए, केवल 299 लोग ही रहे। अब वो 299 में भी अगर मैं आपसे कुछ चर्चा करूं, 15 महिलाएं थी, 15 फीमेल मेंबर्स ने संविधान बनाने में योगदान दिया। 2 साल 11 महीने 18 दिन का कुल समय लगा, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। ये सबको मालूम है। और टोटल मीटिंग 11 + 1 12 मीटिंग कहूंगा, 11 पहले प्लस 12वीं 24 जनवरी को हुई। ठीक, बड़ी समितियों और छोटी समितियों की बात करूं तो अलग अलग, मैं इंपोर्टेंट समितियों की बात करूं 13 कमिटीज बनी, समितियां बनी। ठीक है, संविधान जब लिखा गया 251 मुख्य पेज थे, 80,000 शब्दों का संग्रह था। ठीक, इंग्लिश में लिखा गया था, ब्लैक काली इंक का प्रयोग हुआ था। 3 कॉपियां मूल हैं, एक अंग्रेजी में, 2 हिंदी में। हिंदी में बनाने वाले कौन? बसंत कृष्ण वैद और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलियोग्राफर थे, साज सजावट करने वाले लोग थे। और बहुत सारे तथ्य हैं। अगर इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो गुप्ता क्लासेस चैनल पर तो रहना होगा। आपको इन विषयों पर बड़े बेहतर तरीके से, गंभीर तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक, आइए चलते हैं आगे। ये सब कुछ आपने देख लिया, अभी भी बताया मैंने आपको। सर हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारत के संविधान को बनाने में। आप सभी को मालूम है 9 दिसंबर 1940 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का समय ही 2 साल 11 महीने 18 दिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई और 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। 4 नवंबर 1947 को ड्राफ्ट तैयार हुआ, 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ, 24 जनवरी को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ। आपको ध्यान देना होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 2000 से ज्यादा संशोधन हुए। 2000 से ज्यादा उस समय संशोधन हुए। ठीक है, ये सारी चर्चा आप लोगों को मालूम होनी चाहिए थी। ठीक, अब
फ्रॉम विच कंट्री हैज द रिपब्लिकन सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन। अब बार बार आप कह रहे हो रिपब्लिक डे मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं। ये रिपब्लिक शब्द हमने किस देश के संविधान से बोरो किया था? ठीक है, आपको याद रखना होगा रिपब्लिक शब्द हमने कहां से? फ्रांस से लिया था। कहां से सर? फ्रांस से रिपब्लिक शब्द को हमने लिया था। गणतंत्र शब्द को हमने फ्रांस के संविधान से लिया था। हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे? आपने कभी नाम सुना होगा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है, गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति जी के लिए। तो 21 तोपों की सलाम हम ऐसे बोलते हैं, 21 तोपों की सलाम। ठीक है, वेल डन। आगे बढ़िएगा। राजपथ वेयर द रिपब्लिक डे परेड टेक्स प्लेस इन नाउ नोन एज विच न्यू नेम? राजपथ को आज वर्तमान में सन 2022 से 2022 तक इसका नाम राजपथ ही था। इंडिया गेट आपको सामने दिख रहा है, ये रास्ता है राजपथ। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा 2022 से इस राजपथ का नाम क्या रख दिया गया? कर्तव्य पथ रख दिया गया है। कर्तव्य पथ पर कौन झंडा लहराता है? तो आप लोगों को याद रखना होगा, या झंडा फहराता है देश के राष्ट्रपति साहब। वेल डन। आगे देखिएगा। Which of the following is the reason for celebrating Republic Day on 26 जनवरी? आप सबको मालूम है 26 जनवरी को क्यों का रीजन समझ गए? लाहौर सेशन में रावी के तट पर यह तय हो गया था कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्र स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, लेकिन हम आजाद 15 अगस्त को हो गए थे। ठीक है, 15 अगस्त को आजादी मिल गई, लेकिन हमने फिर 2 महीने वेट करके 26 जनवरी को इसको लागू किया। ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इस दिन संविधान पूर्ण तरीके से देश में लागू हुआ था। ठीक, ये बात हमारी कंप्लीट हुई। अब मुझे बताओ ये सारी चर्चा आपको कैसी लगी? मैं जितना छोटी मोटी बातें थी और जो आपको जानना जरूरी था आपके लिए पूरा कंप्लीट मैंने दे दिया है डेटा। अगर इस प्रकार किसी भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, और आपके बहुमूल्य अमूल्य सुझाव को अब जब आप देंगे तो मैं उनको बिल्कुल मानूंगा और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिर से 77वें रिपब्लिक डे की आप सबको शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पर्व है। जय हिंद, जय भारत।